हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो गाइस, मैं फिर से हाजिर हूँ एक और स्टोरी लेकर। और हाँ गाइस, मैंने सोचा है अब मैं लॉन्ग स्टोरी नहीं बनाऊंगी, मैं छोटी छोटी स्टोरी बनाऊंगी ताकि आप लोग जल्दी से सुन के ख़त्म भी कर ले। इसलिए अब ज़्यादा बड़ी स्टोरी ना बना के केवल 2-3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 पार्ट तक की स्टोरी बनाऊंगी। तो कैसा रहेगा प्लीज़ मुझे बताना। हाँ, वैसे आप लोग ना तो मुझे ये बताते हैं कि स्टोरी अच्छी है या फिर बुरी, इसलिए डोंट वरी गाइस, मैं आपसे नहीं बोलूँगी कि आप मुझे कमेंट करके बताएं, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपको इतना मजबूर कर दूँगी कि आप खुद ब खुद मुझे कमेंट करके अप्रिशिएट करेंगे। और हाँ, जो भी व्यूवर्स मुझे कमेंट करके अप्रिशिएट करते हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कि आप लोग मेरे अंदर एक उम्मीद और एक जुनून पैदा करते हैं, मुझे याद दिलाते हैं कि मैं भी एक दिन अच्छी स्टोरी लिख सकती हूँ। इसलिए एक बार फिर से मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे कमेंट किया, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया। तो थैंक यू सो मच गाइस, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। तो चलिए स्टोरी को अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस मैं आपको बता देती हूँ, ये एक वांगशांग स्टोरी है। टॉप वांगजी है जिसकी एज 13 ईयर्स ओल्ड है, और बॉटम हमारा विंग है जिसकी एज है 25 ईयर्स ओल्ड। और विंग एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक स्कूल में म्यूट बच्चों को साइन लैंग्वेज भी पढ़ाता है। और हमारा वांगजी एक माफिया है। तो चलिए गाइस, अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल से, जहां हमारा विंग बच्चों के साथ साइन लैंग्वेज में कन्वर्सेशन कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स जो दूरबीन से आसमान की तरफ एक हेलीकॉप्टर में बैठे एक पर्सन को देख रहा था। शायद वो पर्सन कोई रशियन या किसी अन्य कंट्री का हो, जो शायद हमारे लैंग वांगजी से डील करने आया था। वांगजी उसे ही अपनी दूरबीन से देख रहा था, और फिर दूरबीन से देखते देखते हमारे वांगजी की नज़र उस स्कूल की बिल्डिंग के चौथी मंजिल पर जाती है, जहां हमारा वांगजी विंग को देखता है जो साइन लैंग्वेज में बात कर रहा था। विंग को देखते ही हमारे वांगजी की नज़र विंग पर ही आकर रुक गई, क्योंकि विंग को देखकर पता नहीं क्यों पर हमारे वांगजी का हार्ट 180 की स्पीड से धड़कने लगा। वहां आसपास खड़े लोगों को भी वांगजी की धड़कन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी वांगजी का राइट हैंड सुयान वांगजी के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है, वांगजी उधर क्या देख रहे हो? अब वांगजी होश में आकर कहता है, शुयान वहाँ उस बिल्डिंग में क्या है? शुयान कहता है, वहाँ वांगजी कहता है, हाँ। शुयान कहता है, आई थिंक वहाँ वो एक स्कूल है जहाँ म्यूट बच्चे पढ़ते हैं। वांगजी कहता है, क्या म्यूट बच्चे? शुयान कहता है, हाँ वांगजी। वांगजी कहता है, क्या वो गवर्नमेंट स्कूल है? शुयान कहता है, नहीं, दरअसल वो बिल्डिंग जियांस की है, और वहीं उन लोगों ने एक स्कूल खोला है। वांगजी कहता है, ठीक है, उस स्कूल में बात करके हमारी तरफ से भी कुछ डोनेशन दे दो। शुयान कहता है, ओके वांगजी। तभी हेलीकॉप्टर आकर वांगजी के सामने रुकता है, और उस हेलीकॉप्टर से एक रशियन पर्सन जैक्सन उतरता है। वो वांगजी के साथ हैंडशेक करता है। वांगजी भी उसे वेलकम टू चाइना कहता है। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है, और वांगजी जैक्सन को उस रूफटॉप से अपने कैबिन में लाता है। और फिर वो बंदा जिसके हाथ में एक छोटा सा ब्रीफकेस था वो खोलता है, और उसमें से एक गन थी, जो गन वो वांगजी को दिखाते हुए कहता है, मिस्टर लैन वांगजी, आप हमारी इस गन से बिना आवाज़ के 10 किलोमीटर दूर खड़े बंदे को शूट कर सकते हैं। ये गन हमने इसी तरह डिजाइन किया है। वांगजी उस गन को चारों तरफ से चेक करता है, और अचानक जैक्सन पर गन तानकर कहता है, सूटकेस में और क्या है? ये देखते हुए जैक्सन घबराकर हाथ खड़े कर देता है, और वांगजी से कहता है, मिस्टर लेन, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ शट डाउन टू गन, गन फुली लोडेड है। वांगजी कहता है, तभी तो ताना है, अब बताओ सूटकेस में क्या है? तभी वो पर्सन कहता है, ओके ओके बताता हूँ। इतना कहकर वो सूटकेस से एक प्रकार का ड्रग्स निकालता है, और वांगजी से कहता है, इसमें ये है। वांगजी उस छोटे से बॉक्स को उठाता है और जैक्सन को पूछता है, ये क्या है? जैक्सन कहता है, ये एक प्रकार का ड्रग्स है। वांगजी पूछता है, ड्रग्स? कैसा ड्रग्स, और ये किसकी है? जैक्सन पूछता है, ये मेरी है। वांगजी पूछता है, तुम्हारी? क्या तुम ड्रग्स लेते हो? जैक्सन कहता है, नहीं, ये तो किसी को एक्साइट करने के लिए है। वो क्या है ना मिस्टर लैन, मैं एक गे हूँ, और आप तो जानते हैं काफ़ी जगह लोग
हमें पसंद नहीं करते और ना ही कोई हमसे फिजिकल होना पसंद करते हैं, इसलिए मैं इस ड्रग्स का यूज करता हूँ। अगर मुझे किसी के साथ फिजिकल कांटेक्ट करना है तो मैं सामने वाले को ये मेडिसिन खिला देता हूँ, और कोई मेरे साथ फिजिकल कांटेक्ट करना चाहता है तो मैं ये मेडिसिन मैं ये ड्रग्स ले लेता हूँ। वांग जी कहता है, क्या सच में ये ड्रग्स ऐसा करता है? जैक्सन कहता है, यस मिस्टर लेन, जैसे मुझे किसी गर्ल्स के साथ करना है तो मैं उसे एक मेडिसिन खिला देता हूँ, और अगर मेल के साथ करना है तो उसे 2 गोली खिला देता हूँ। और जैसा मेरा मन करता है तो खुद फिजिकल होने का तो मैं ड्रिंक के साथ 1 गोली ले लेता हूँ, ताकि मैं अपनी बॉडी से सामने वाले को सेटिस्फाइड कर सकूँ। वांग जी कहता है, वाह इंटरेस्टिंग, मगर मैं कैसे विश्वास करूं? जैक्सन कहता है, आप ट्राई कर सकते हैं, और आप चाहो तो मैं आपको सर्टिफाइड कर सकता हूं। वांग जी कहता है, नो नो मिस्टर जैक्सन, फिलहाल मुझे वो सब नहीं चाहिए, मगर इस ड्रग्स को टेस्ट करना तो बनता है ना, क्यों शुयान? शुयान कहता है, हाँ वांग जी। वांग जी कहता है, अच्छा शुयान, तुम बताओ, तुम ट्राई करना चाहते हो? शुयान कहता है, ऑफ कोर्स बॉस। वांग जी कहता है, ओके तो चलिए मिस्टर जैक्सन, आपके ड्रग्स को आजमाते हैं। जैक्सन कहता है, यस श्योर मिस्टर लेन। और फिर वो तीनों अपने केबिन से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं, जहाँ बहुत बड़ा क्लब था। अब वांग जी, शुयान और जैक्सन तीनों एक साथ एक टेबल पर बैठ जाते हैं। उसके बाद शुयान इधर उधर देखने लगता है, वहीं जैक्सन भी देखने लगता है। तभी शुयान की नज़र एक पर्सन पर जाती है, जो वहाँ बैठकर शायद किसी का इंतज़ार कर रहा था। शुयान को पता नहीं क्यों, पर उसे देखकर उसके साथ अपनी वर्जिनिटी को लूज करने का मन किया, इसलिए वो वांग जी से कहता है कि उसे मिल गया, वो पर्सन उसे मिल गया जिसके साथ वो अपनी वर्जिनिटी लूज करना चाहता है। और वांग जी को दिखाते हुए कहता है, वांग जी, मैं उस पर्सन के साथ नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ। वांग जी ओके कहता है, और फिर वांग जी उसे वही ड्रग्स देता है, जिसे लेकर शुयान एक वेटर के पास जाता है और ड्रिंक में वो ड्रग्स मिलाकर श्याओ शिन चैन को देने को कहता है। श्याओ शिन चैन भी वो ड्रिंक ले लेता है और पी लेता है। कुछ ही देर बाद श्याओ शिन चैन को अपनी बॉडी में अजीब सा फील होता है, इसलिए वो उठकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। ये देखते हुए शुयान भी उसके पीछे जाता है, और जब शुयान देखता है कि श्याओ शिन चैन अपने शर्ट के बटन को खोलने लगता है, तब शुयान अंदर जाकर श्याओ शिन चैन से पूछता है कि एक्सक्यूज मी, आई कैन हेल्प यू? श्याओ शिन चैन कहता है, नहीं, मगर अब उसकी हालत ख़राब हो रही थी। शुयान कहता है, ओके, अगर आपको हेल्प नहीं चाहिए तो मैं जा सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर शुयान वॉशरूम के बाहर आने लगता है, मगर अचानक श्याओ शिन चैन शुयान का हाथ पकड़कर कहता है, रुको, क्या सच में तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो? शुयान कहता है, हाँ ऑफकोर्स, बताइए आपको क्या हेल्प चाहिए? श्याओ शिन चैन कहता है, ओके, मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। शुयान कहता है, क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? सॉरी सर, मैं ऐसा वैसा काम नहीं करता। श्याओ शिन चैन कहता है, अरे यार, मैं भी नहीं करता, मगर पता नहीं मुझे क्यों हॉट महसूस हो रहा है, इसलिए प्लीज़ मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। शुयान कहता है, सॉरी सर, पर मैं टॉप मटेरियल हूँ, ना कि बॉटम, और मैं अभी तक वर्जिन हूँ। श्याओ शिन चैन कहता है, अरे यार, मैं भी वर्जिन हूँ और मैं भी टॉप मटेरियल हूँ, मगर मेरी बॉडी में बहुत पेन है, इसलिए मैं बॉटम बनने के लिए भी तैयार हूँ, पर प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। शुयान कहता है, ओके, फिर तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलो। श्याओ शिन चैन कहता है, ओके चलो। और फिर शुयान श्याओ शिन चैन को अपने शोल्डर का सहारा देता है और वांग जी को अंगूठा दिखाकर श्याओ शिन चैन को अपने साथ होटल रूम में ले जाता है। और इधर जैक्सन को भी एक लड़की मिल जाती है, और वो भी उसे लेकर होटल रूम में चला जाता है। इधर बेचारा हमारा वांग जी क्लब में ही बैठा रहता है और ड्रिंक करते रहता है। तभी कुछ देर बाद वांग जी देखता है कि उस क्लब में हमारा विंग और उसके साथ में उसके फ्रेंड वहाँ आए हैं। वो लोग पहले तो इधर उधर श्याओ शिन चैन को ढूंढते हैं, मगर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। ये देखकर श्याओ शिन चैन के फ्रेंड यानी विंग, न्यूसेन और सोंगलिन जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं, और फिर सोंगलिन श्याओ शिन चैन को कॉल लगाता है, मगर श्याओ शिन चैन तो होटल रूम में शुयान के साथ नाइट स्पेंड कर रहा था, इसलिए वो कॉल पिक नहीं करता। ये देखकर सोंगलिन कहता है, श्याओ शिन चैन भी ना, पता नहीं हमें बुलाकर कहाँ चला गया। तभी न्यूसेन कहता है, छोड़ो ना यार, अब जब हम लोग यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना एक एक ड्रिंक ले ले। क्यों विंग, ठीक है ना? इस पर विंग केवल हमें सिरिलाता है, जो देखते हुए हमारा वांग जी अपने मन में सोचता है, शायद ये पर्सन म्यूट है, क्योंकि दोपहर में भी ये साइन लैंग्वेज में बात कर रहा था। और इसी तरह वांग जी को गलतफहमी हो जाती है कि विंग गूंगा है।
ये सोचते हुए वांग जी कहता है, गॉड ने इसे इतना ब्यूटीफुल बनाया है, काश इसकी आवाज़ भी होती तो ये परफेक्ट पर्सन होता। पर खैर छोड़ो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो म्यूट है, लेकिन अब ये पर्सन केवल मेरा है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जियान मेंशन में, जहाँ हमारा विंग रेडी होकर कमरे से बाहर आता है और अपनी मॉम मैडम यू को गुड मॉर्निंग कहता है और जियान फेमियान को भी गुड मॉर्निंग विश करता है और फिर तीनों ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद विंग दोनों से कहता है, मॉम डैड मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मॉम आप अपना ध्यान रखना, ओके, और मेडिसिन ले लेना। इतना कहकर वो जाने लगता है। तभी मैडम यू विंग से कहती है, विंग रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग रुक जाता है और कहता है, जी मॉम। मैडम यू वहीं ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए ही कुछ लड़कों की फ़ोटो विंग को दिखाते हुए कहती है, विंग ये लड़का कैसा है? विंग कहता है, अच्छा है। फिर दूसरी तस्वीर दिखाकर पूछती है, और ये? विंग कहता है, गुड। वैसे मॉम आप सुबह सुबह मुझे ये तस्वीर क्यों दिखा रही है, और ये है कौन? तभी मैडम यू कहती है, अब विंग इन दोनों में से एक को पसंद करो। विंग कहता है, क्यों क्यों मॉम? मैडम यू कहती है, ताकि मैं तुम्हारी शादी करवा पाऊँ। जो सुनकर विंग कहता है, मॉम ये आप क्या कह रही है? मैडम यू कहती है, मैं ठीक कह रही हूँ विंग। आखिर कब तक तुम उस पर्सन का इंतज़ार करते रहोगे जो तुम्हें शादी के बाद छोड़कर चला गया? 8 साल हो गए विंग जियान चेन को गए हुए। ये उसने एक बार भी ना तो मुड़कर तुम्हें और ना ही हमें देखा। कब तक तुम उस बदतमीज बेवकूफ़ इडियट का इंतज़ार करते रहोगे? बस अब बहुत हो चुका विंग। तुम इस घर के सन इन लॉ हो, मगर अब तुम इस घर के बेटे हो, और एक माँ होने के नाते मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो। तभी विंग जियान फेमियान से कहता है, डैड मॉम को समझाइए ना, देखिए वो क्या कह रही है। जियान फेमियान कहता है, वो सही कह रही है विंग, जो गलती हमसे सालों पहले हो गई हम उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, इसलिए अब मैं और यू चाहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो। ये सुनकर विंग कहता है, डैड, और उसके आंखों में आंसू थे, मगर वो वहाँ से खड़ा होता है और जियान फेमियान से कहता है, डैड मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो मेंशन से बाहर निकल जाता है और फिर ड्राइवर से गाड़ी की चाबी लेकर खुद ड्राइव करने लगता है और फिर जियान चेन के बारे में सोचने लगता है, और वो क्या सोच रहा था और ये दूसरी शादी का क्या चक्कर है। तो चलिए गाइस मैं बताती हूँ आखिर ये सब क्या है, और इसके लिए हमें 8 साल पीछे चलना होगा। तो चलिए और देखते हैं। तो हम देखते हैं चाइना की एक सिटी चोंगजी, जहाँ हमारा विंग अपनी मॉम कांसा सेरेन और डैड भी चांसे के साथ रहता था। उनकी एक हैप्पी फैमिली थी, क्योंकि विंग वी चांसे और कांसा सेरेन का इकलौता बेटा था। वही उस सिटी में एक और फैमिली थी, हमारी जियान फैमिली, जो कि विंग के मॉम डैड के पड़ोसी होने के नाते बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड भी थे। और इनके 2 बच्चे थे, जियान यांगली और जियान चे। ये तीनों ही बचपन के फ्रेंड थे और तीनों ने ही साथ में स्कूल और कॉलेज किया। और जियान चेन तो हमारे विंग का क्रश भी था। विंग बचपन से ही जियान चेन को पसंद करता था और समय के साथ साथ विंग का प्यार भी बढ़ता गया। मगर जब जियान चेन 18 साल का हुआ तब जियान फैमिली चोंगजिंग से बीजिंग शिफ्ट हो गई। लेकिन उसके बाद भी दोनों फैमिली के बीच अच्छे संबंध थे। साथ ही दोनों मॉम तो बचपन से ही यही चाहती थी कि विंग और चेन की मैरिज हो जाए। और फिर वो समय आ ही गया जब कांसा सेरेन और वी चांद से बीजिंग आ रहे थे दोनों बच्चों का रिश्ता करने के लिए। मगर अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और विंग के मॉम डैड गुजर गए। मगर उस एक्सीडेंट में हमारा विंग बच गया। और जब विंग को हॉस्पिटल में होश आया और पता चला कि उसके मॉम डैड नहीं रहे, तो एक पल में उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और फिर जब विंग रिकवर हो गया, उसके बाद से ही वो डिप्रेस रहने लगा। और ये देखते हुए एक दिन मैडम यू विंग से कहती है कि वो चैन से शादी कर ले और उसके साथ बीजिंग चले। विंग जो डिप्रेस रहने लगा था, ये बात उसको उस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए काफ़ी थी और वो मैडम यू को हाँ कह देता है। मगर जियान चे जो 1 साल बीजिंग में रहने के बाद टोटली चेंज हो गया था और शायद काफ़ी जिद्दी भी, और तो और जियान चेन किसी और को भी पसंद करने लगा था। लेकिन ये बात बताने से पहले ही मैडम यू ने जियान चेन से कहा कि उसे विंग से शादी करनी पड़ेगी। जियान चेन ने काफ़ी मना भी किया कि नहीं, वो विंग से शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसने विंग को कभी उस नज़रिए से देखा ही नहीं। वो केवल उसका पड़ोसी और उसका फ्रेंड है बस। मैडम यू ने
जियान चेन को काफ़ी समझाया कि नहीं, हम लोग तुम लोगों का पहले ही रिश्ता फिक्स कर चुके थे और इस समय विंग को एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत, ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जिसे वो इस दुनिया में अपना कह सके। यहाँ तक कि जियान चेन जिद्दी था तो मैडम यू महा जिद्दी थी और इसी जिद के कारण उन्होंने विंग और चेन की मैरिज करवा दी और विंग को लेकर बीजिंग आ गई। मगर हद तो तब हो गई जब जियान चेन अपनी वेडिंग नाइट वाले दिन ही अपने माँ बाप और विंग को छोड़कर चला गया। जियान फेमियान और मैडम यू ने जियान चेन को काफ़ी तलाश किया मगर जियान चेन का कुछ भी पता नहीं चला और तब से लेकर अब तक विंग एक ऐसे रिश्ते में बंधा है जिसमें ना तो प्यार था और ना ही कुछ और। उसके बावजूद भी उसने मैडम यू और जियान फेमियान को नहीं छोड़ा क्योंकि समय के साथ विंग को ऐसा लगा ये जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से ही हुआ। अगर वो जियान चेन से मैरिज न करता तो शायद जियान चेन अपने मॉम डैड के पास होता और फिर तब से लेकर अब तक विंग मैडम यू और जियान फेमियान का ध्यान रखता है और न जाने कब वो सन इन लॉ से उस घर का बेटा बन गया। यहाँ तक कि उसने अपनी मेहनत से जियान फेमियान का बिजनेस भी इतना बढ़ा दिया कि पूरे चाइना में टॉप 2 में उनकी कंपनी आती है। यहाँ तक कि विंग ने एक स्कूल भी खोला जिसमें वो उन बच्चों से कन्वर्सेशन कर सके जो मुंह से कुछ न बोल पाते हैं लेकिन उनका दिल बहुत कुछ कह जाए। इसलिए विंग ने उन म्यूट बच्चों के लिए एक कॉलेज खोला और खुद साइन लैंग्वेज सीखकर आज उन बच्चों को भी सिखा रहा है। तो गाइस, ये थी हमारे विंग की ज़िंदगी की कहानी और अब हम बैक टू प्रेजेंट आते हैं जहां विंग ड्राइव करके अपने ऑफिस पहुंच चुका था और फिर वो अपने सारे थॉट को साइड रखता है और अच्छे से अपना काम करता है। उसके बाद टाइम निकाल कर स्कूल भी जाता है, वहाँ भी अच्छे से काम करता है मगर शाम तक उसे फिर याद आ ही जाती है कि मैडम यू ने सुबह क्या कहा था। इसलिए वो अपना फ़ोन निकालता है और अपने फ्रेंड न्यू सेन सोंगलेन यहाँ तक कि शाओ शिन चैन को भी मैसेज करके क्लब बुलाता है हैंग आउट करने के लिए और ये सभी लोग यस भी कर देते हैं और फिर शाम को ये सभी लोग क्लब में मिलते हैं जहाँ ड्रिंक करते हुए सोंगलेन शाओ शिन चैन से पूछता है कि कल वो कहाँ था, जहाँ वो कल हुए हादसे के बारे में अपने फ्रेंडों को बता देता है कि उसने कल किसी स्ट्रेंजर के साथ में नाइट स्पेंड कर ली। मगर जब सुबह उसे होश आया तो उस पर्सन ने कहा कि वो मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता है। तभी न्यूसेन कहता है और तुमने क्या जवाब दिया? शाओ शिन चैन कहता है मैंने भी ओके कह दिया। वैसे भी इस दुनिया में हर किसी को पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है, अब वो चाहे गर्ल हो या फिर बॉय। तभी सोंगलेन कहता है वैसे क्या तुम्हारा इंटरेस्ट बॉय में था? शाओ शिन चैन कहता है पहले तो नहीं पता था लेकिन अब पता चल गया कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है। वैसे सोंगलेन तुम बताओ और न्यूसेन तुम भी। तभी वो दोनों कहते आई डोंट नो, हमें नहीं पता कि हमें किस में इंटरेस्ट है क्योंकि हम लोग अभी तक वर्जिन है। इनफैक्ट हम तीनों, विंग भी तो है ना विंग, तुम भी वर्जिन हो ना? विंग मुस्कुराकर हाँ में जवाब देता है। तभी सोंगलेन पूछता है वैसे विंग तुम बताओ तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है? ये सुनते ही विंग कहता है गाइस तुम भी ना ये सब क्या बातें लेकर बैठ गए हो? वैसे मैं बता देता हूँ मेरा इंटरेस्ट किसी में नहीं है। न्यूसेन कहता है क्या क्या कह रहे हो विंग, तुम्हारा इंटरेस्ट किसी में नहीं है, इसका क्या मतलब? अरे भाई हम इंसान हैं और किसी के साथ हैंग आउट करना ये तो हमारी फिजिकल नीड है ना, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है? ये सुनते ही विंग कहता है हाँ मैं मानता हूँ कि हम लोग इंसान हैं, हमारी फिजिकल नीड होती है मगर मेरा किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है तो मैं मना ही करूँगा ना। तभी शाओ शिन चैन कहता है विंग क्या तुम एसेक्सुअल हो? तभी सोंगलेन कहता है एसेक्सुअल, इसका क्या मतलब? सोंगलेन कहता है अरे यार एसेक्सुअल का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो ना तो गर्ल्स के प्रति अट्रैक्ट होता है और ना ही बॉय के प्रति। इनकी सेक्सुअल पावर भी ना के बराबर ही होती है। इसका मतलब विंग तुम एसेक्सुअल हो? विंग कहता है शायद, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। जो सुनकर न्यूसेन कहता है क्या विंग, फिर तो तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। वैसे भी मैंने इंटरनेट पर देखा है फिजिकल होना भी ज़रूरी है, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। तभी विंग कहता है गाइस अगर तुम सबको ऐसे ही बात करना है तो मैं जा रहा हूँ। ये कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। इधर ये तीनों बैठे रहते हैं और विंग को रुकने को कहते हैं मगर विंग तो वहाँ से जा चुका था। तभी न्यूसेन कहता है अरे यार ये तो चला गया, पर सोंगलेन क्या सच में हमारा फ्रेंड
एसेक्सुअल है। सोंगलिन कहता है पता नहीं न्यूसेन। न्यूसेन कहता है वैसे तुम लोगों को बुरा न लगे तो एक बात कहूँ। सभी कहता है हाँ कहो। न्यूसेन कहता है क्या पता करे विंग एसेक्सुअल है या नहीं। सोंगलिन और शाओ शिनचैन कहते हैं कैसे। न्यूसेन कहता है विंग को काफ़ी ड्रिंक करवा देते हैं, उसके बाद उसे एक मेल या गर्ल्स के साथ भेज देंगे, क्या ख्याल है। तभी सोंगलिन कहता है नहीं यार, अगर विंग को बुरा लग गया तो फिर क्या होगा। न्यूसेन कहता है अरे यार बात की बाद में देखेंगे ना। वैसे भी क्या तुमने विंग की हालत देखी, वो हमेशा कम कम बोलता है, हमेशा कहीं खोया रहता है। यहाँ भी आते हैं तो वो कुछ भी नहीं बोलता, पता नहीं उसके दिल में क्या है। ड्रिंक करवाने के बाद एटलीस्ट हमें ये तो पता चलेगा ना कि उसके दिल में क्या है। और क्या पता जो उसने हमसे कहा कि वो एसेक्सुअल है वो भी झूठ हो, क्योंकि वो खुलकर किसी से भी बात नहीं करता। तो उसे क्या पता कि उसे फिजिकल नीड की ज़रूरत है या नहीं। कम से कम उसे ड्रिंक करने के बाद वो हमसे कुछ खोलकर बोल तो पाएगा ना। शाओ शिनचैन कहता है इट्स राइट न्यूसेन, सही कह रहा है। वैसे भी मुझे लगता है विंग के अंदर कोई ऐसी बात तो ज़रूर है जिसे वो किसी को नहीं बताना चाहता है। तभी न्यूसेन कहता है या फिर शायद दर्द, वो इसलिए भी हो सकता है ना कि उसे ये पता नहीं है कि उसका इंटरेस्ट किस में है। ये सुनकर अब तीनों प्लान बनाते हैं कि वो विंग को किसी मेल मॉडल के साथ भेजेंगे और अगर वहाँ दाल न गले तो वो उसे गर्ल्स के पास भेजेंगे। सोंगलिन कहता है अरे यार हम लोग पहले गर्ल्स को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो विंग को शेड्यूस करें, क्या ख्याल है। न्यूसेन कहता है हाँ ये सही है। तभी शाओ शिनचैन कहता है गाइस ऐसा नहीं लग रहा है जैसे हम कॉलेज के स्टूडेंट हो और एक दोस्त के तकलीफ़ को हल करने के लिए हम लोग ये सब प्लानिंग पोटिंग कर रहे हैं। खैर छोड़ो, अब अपने विंग के लिए इतना तो बनता ही है ना। न्यूसेन कहता है ओके फिर कल मिलते हैं, कल हम विंग को यहाँ लाएंगे। ओके सभी दोस्त मिलकर हाँ में जवाब देते हैं। अब नेक्स्ट डे फिर से विंग अपना डेली रूटीन पूरा करता है और फिर शाम को वो तीनों विंग को क्लब बुलाते हैं और विंग को ड्रिंक करवाते हैं। मगर काफ़ी ड्रिंक करने के बाद भी विंग मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालता। उसके पीने की स्टाइल को देखकर लग रहा था कि विंग एक हैवी ड्रिंकर है। ये देखते हुए न्यूसेन, शाओ शिनचैन और सोंगलिन से कुछ इशारा करता है और वो तीनों वॉशरूम में चले जाते हैं जहाँ वो आपस में बात करते हैं। अरे यार हमने विंग को एक बोतल पिला दी मगर वो तो अभी तक भी नॉर्मल ही बैठा है, अब क्या करें, हमने तो गर्ल्स को भी पैसे दे दिए, अब क्या होगा। सोंगलिन कहता है चलो देखते हैं, अभी फ़िलहाल बाहर चलते हैं क्योंकि कहीं ये ना हो कि हम लोग यहाँ बात करते रहे और वहाँ विंग चला जाए। न्यूसेन कहता है हाँ, और वो तीनों जाने लगते हैं। तभी शाओ शिनचैन का फ़ोन रिंग करता है और वो अपना फ़ोन देखता है और कहता है गाइस तुम चलो मैं आता हूँ। और कॉल उठाते हुए कहता है हाय सुयान। उधर से आवाज़ आती है मेरी जान तुम कहाँ हो। शाओ शिनचैन कहता है व्हाट रविश सुयान, ये क्या है मेरी जान, आई एम नॉट ए गर्ल। तभी सुयान कहता है अरे यार मेरी जान, मैं जानता हूँ कि तुम गर्ल नहीं हो मगर मेरे बॉयफ्रेंड तो हो ना, और मेरा बॉयफ्रेंड मतलब मेरी जान। वैसे ये छोड़ो, ये बताओ तुम कहाँ हो। शाओ शिनचैन कहता है वहीं जहाँ हम फर्स्ट टाइम मिले थे। तभी सुयान कहता है क्या यू मीन वॉशरूम में। शाओ शिनचैन कहता है हाँ, पर अब मैं बाहर जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के पास। तभी सुयान कहता है शाओ शिनचैन प्लीज़ रूम में आओ ना। शाओ शिनचैन कहता है क्यों, और वैसे भी आज मेरा बॉटम बनने का मूड नहीं है। सुयान कहता है मैं बन जाऊँगा पर प्लीज़ रूम में आओ ना। शाओ शिनचैन कहता है ओके पर टाइम लगेगा, अभी मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ। सुयान कहता है ओके मेरी जान, मैं इंतज़ार करूँगा। सुयान अपना फ़ोन रख देता है और शाओ शिनचैन भी बाहर आता है जहाँ वो शाओ शिनचैन, न्यूसेन और सोंगलिन को सारे में पूछता है कि क्या हुआ। वो दोनों अपना सिर ना में हिलाते हैं, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ। अब विंग उन सबसे कहता है चलो गाइस अब मैं चलता हूँ। ये कहकर विंग वहाँ से निकल जाता है। इधर ये तीनों आपस में कहते हैं कि अरे यार हमारा ये प्लान तो ख़राब हो गया, अब क्या करें। शाओ शिनचैन कहता है ओके अब तुम लोग सोचो आगे क्या करना है और मैं चलता हूँ। तभी सोंगलिन कहता है कहाँ। शाओ शिनचैन कहता है अरे मुझे इम्पोर्टेंट काम आ गया है। ये कहते हुए शाओ शिनचैन भी चला जाता है। इधर सोंगलिन कहता है इतनी रात को इसको क्या काम आ गया।
तभी न्यूसेन कहता है सोंगलेन तुम कुछ भी नहीं समझते। अरे यार हमारा शाओशिन चैन नया नया प्यार में पड़ा है तो समझो ना। सोंगलेन कहता है इसका मतलब वो अपने बॉयफ्रेंड के पास गया है। न्यूसेन कहता है हाँ, उसके फेस की स्माइल से तुम्हें पता नहीं चला क्या। सोंगलेन कहता है वैसे न्यूसेन किसी मेल के साथ इंटीमेट होकर कैसा लगता होगा। तभी न्यूसेन कहता है मुझे क्या पता कौन सा मैं किसी के साथ इंटीमेट हुआ हूँ। सोंगलेन कहता है तो क्या हम दोनों चले। न्यूसेन कहता है सोंगलेन ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। सोंगलेन कहता है अरे यार न्यूसेन हम दोनों फ्रेंड है और अभी तक तुमने भी किसी को डेट नहीं किया और ना ही मैंने, तो क्यों ना हम दोनों आपस में एक दूसरे को डेट करें। और हम दोनों अगर एक दूसरे को डेट करेंगे तो उसके कई फ़ायदे हैं। न्यूसेन कहता है फ़ायदा, कैसा फ़ायदा। सोंगलेन कहता है अगर हम दोनों डेट करेंगे तो हम दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने के बारे में नहीं सोचेंगे। दूसरी चीज़, अगर आगे चलकर तुम्हारा मेरे साथ कोई भी रिलेशनशिप रखने का मन न करे तो तुम आराम से किसी और को भी डेट कर सकते हो। और मैं भी इसी तरह। वो न्यूसेन को काफ़ी समझाता है और सोंगलेन की बात सुनकर न्यूसेन सोंगलेन को हाँ कह देता है और वो दोनों भी अब उसी क्लब के होटल में चले जाते हैं। अब हम इधर शाओशिन चैन और शुयान को देखते हैं जो अपनी एक्टिविटी पूरी करने के बाद एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए थे। तभी शुयान पूछता है शाओशिन चैन अब आप बताओ तुम्हारे फ्रेंड चले गए या फिर अभी इसी क्लब में हैं। वैसे ये बताओ तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे। ये सुनकर शाओशिन चैन बिंग के बारे में सब कुछ बता देता है कि हम अपने फ्रेंड को ड्रिंक करना चाहते थे और उसकी सेक्सुअलिटी जानना चाहते थे, मगर ड्रिंक का तो उस पर कोई भी असर ही नहीं हुआ। ये सुनकर शुयान कहता है क्या इतनी सी बात, अगर ये बात थी तो तुम मुझसे कहते, मैं तुम्हें एक ऐसी मेडिसिन देता कि वो सब कुछ भूल के खुद ब खुद अपने आप को किसी भी पर्सन के साथ नाइट स्पेंड कर लेता। शाओशिन चैन कहता है क्या। शुयान कहता है हाँ। शाओशिन चैन कहता है तो क्या तुम मुझे वो मेडिसिन दे सकते हो। शुयान कहता है हाँ बिल्कुल, और वो शाओशिन चैन को ड्रग्स दे देता है। और अब नेक्स्ट डे शाओशिन चैन सोंगलेन और न्यूसेन को भी ये बात बताता है और अब वो फिर से विंग को क्लब बुलाते हैं। उनकी बात मानकर विंग भी क्लब आने को हाँ कह देता है। और अब हम इधर शुयान और वांग जी को देखते हैं जहाँ वांग जी ने 2 दिन से ना तो कोई काम किया था और ना ही उसने सही से खाना पीना खाया था, केवल और केवल विंग के लिए साइन लैंग्वेज की बुक पढ़ रहा था। ये देखकर शुयान परेशान हो जाता है। वो सोचता है ओ गॉड उसके बॉस को क्या हो गया। वो 2 दिन से मुझसे बस ये साइन लैंग्वेज की बुक पर बुक मंगवाता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई माफिया नहीं बल्कि एक डिलीवरी बॉय हूँ। ओ गॉड ये वांग जी को क्या हो गया। और अब इसी चीज़ का पता करने के लिए कि उसका बॉस पिछले 2 दिनों से ये साइन लैंग्वेज की बुक को क्यों पढ़ रहा है, इसलिए वो वांग जी को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए क्लब ले आया था, क्योंकि शुयान को पता था कि वांग जी ड्रिंक हैंडल नहीं कर पाता। थोड़ी सी भी ड्रिंक वांग जी के अंदर गई और वांग जी की मन की बात बाहर। यही सोचकर शुयान वांग जी को ड्रिंक करने ले जाता है। इधर वांग जी थोड़ी सी ड्रिंक करने के बाद ही बड़बड़ाने लगता है, मगर क्लब में ज़्यादा शोर शराबा होने की वजह से शुयान कुछ भी नहीं सुन पाता, इसलिए वो वांग जी को लेकर रूम नंबर 206 में ले जाता है। उधर सोंगलेन, न्यूसेन और शाओशिन चैन ने भी विंग के लिए उसी क्लब में रूम बुक किया था, वो भी रूम नंबर 206। इधर वांग जी शुयान के ऊपर वॉमिटिंग कर देता है, इसलिए शुयान वांग जी को वहीं छोड़कर बाहर निकल जाता है। तभी न्यूसेन, सोंगलेन और शाओशिन चैन भी विंग को लेकर आते हैं और वो विंग को वांग जी के ही रूम में भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें लगा वो रूम नंबर 206 है, मगर उन्हें क्या पता था कि वो रूम नंबर 206 नहीं बल्कि रूम नंबर 209 है, जो शुयान की वजह से 206 में बदल गया था। मेरा मतलब जब शुयान वांग जी के रूम से बाहर निकला था उसने गेट को इतनी ज़ोर से बंद किया था कि वो 9 नंबर 6 नंबर में बदल गया और अब विंग वांग जी के साथ उसके रूम में था, जहाँ विंग को काफ़ी हॉट हो रहा था, इसलिए वो पूरा निकिट होकर वॉशरूम में चला जाता है। मगर वो जब अंदर जाता है तो वहाँ वांग जी पहले से ही शावर ले रहा था और वो भी निकिट होकर, लेकिन जब विंग वांग जी को देखता है तो विंग को ये लगता है कि वो मिरर में खुद को ही निकिट देख रहा है और वो भी जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखकर उसे शावर के नीचे से हटा देता है। तभी वांग जी
अपने आप को संभालते हुए कहता है, कौन है बे? और वो एकदम से विंग को देखता है और शौक, उसने जितनी भी शराब पी थी और जितना भी नशा हमारे वांगजी को हुई थी वो सब विंग को देखने के बाद गायब। और ये देखते हुए वांगजी अपने माउथ को बंद कर देता है और विंग के शोल्डर पर हाथ से टैप करता है। विंग पीछे पलटता है और वांगजी को कुछ कहने ही वाला था, तभी वो साइन लैंग्वेज का यूज करके विंग से पूछता है कि वो यहाँ कैसे, मगर वांगजी विंग से सही से पूछ ही नहीं पा रहा था, इसलिए विंग सीधा पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी विंग को शॉकिंग नज़रों से देखने लगता है। तभी विंग वांगजी को शेक करते हुए कहता है, ओ हेलो, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम मेरे सामने ऐसे नंगे होकर क्यों खड़े हो? क्या तुम मुझे अपना चूहा दिखाने वाले हो? मगर बापू, मुझे इस चूहे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब जाओ, निकलो यहाँ से। ये सुनकर तो हमारा वांगजी अपने प्राइवेट पार्ट को देखता है, जो विंग को देखकर एकदम खड़ा हो चुका था। वो देखते हुए कहता है, इसकी आंखें खराब है क्या? मेरे लायन को ये चूहा बोल रहा है? और उसे गुस्सा आता है और वो फिर से विंग के शोल्डर पर टैप करते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी। विंग पलटकर कहता है, यस। वांगजी कहता है, आपको मेरा लिटिल लायन कहाँ से चूहा लग रहा है? तभी विंग फिर से वांगजी के लिटिल लायन को देखता है और वांगजी से कहता है, लायन कहाँ है, कहाँ है लायन? और वांगजी को चारों तरफ घुमाकर कहता है, कहाँ है लायन? ये देखकर वांगजी और ज़्यादा गुस्से में आकर अपने हाथ से विंग का हाथ पकड़ता है और अपने प्राइवेट पार्ट पर रखकर कहता है, ये है लायन, ये। मगर तभी वांगजी को एहसास होता है कि विंग के हाथ रखने से ही उसकी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन होने लगती है। तभी विंग उसका लिटिल लायन को छोड़ते हुए कहता है, बाहर निकलो यहाँ से, गेट आउट। तभी वांगजी कहता है, मैं चला जाऊँगा पर एक मिनट। विंग कहता है, क्या है? वांगजी कहता है, अपना हाथ देना। विंग कहता है, हाथ? और वो अपने हाथों को देखता है और कहता है, क्यों? वांगजी कहता है, प्लीज़ दो ना। विंग अपना हाथ बढ़ा देता है। तभी वांगजी फिर से विंग का हाथ अपने प्राइवेट पार्ट पर रख देता है, जिस कारण वांगजी को फिर से अपनी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन होती है। और फिर विंग हाथ हटाकर कहता है, क्या हुआ और तुम मेरा हाथ बार बार अपने चूहे पर क्यों रख रहे हो? वांगजी कहता है, सुनो, एक बार फिर से अपना हाथ देना। और खुद ही विंग का हाथ पकड़कर अपने लिटिल लैन के ऊपर रख देता है और अब न चाहते हुए भी वांगजी अपने हिप्स को मूव करने लगता है और इससे वांगजी के बॉडी में और ज़्यादा सेंसेशन होने लगती है। ये देखते हुए विंग अपने हाथ को पीछे कर लेता है और वांगजी से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है, सुनो, तुम्हारे छूने से मेरी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन हो रही है, क्या तुम्हें भी हो रहा है? विंग कहता है, क्या मतलब, और ये क्या बकवास कर रहे हो? वांगजी कहता है, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, देखो, जैसे कि तुमने मेरे लिटिल लैन को पकड़ा, मेरी बॉडी में एक करंट लगा, क्या तुम्हारी बॉडी में भी लगा? विंग औकड़ होकर कहता है, नहीं। और जैसे ही विंग नहीं कहता है तभी वांगजी विंग का प्राइवेट पार्ट पकड़ लेता है और अब विंग के बॉडी में भी एक अलग करंट लगता है। उसकी बॉडी में अराउजेशन होने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात तो सच थी कि हमारे विंग को लड़के पसंद थे और वो हमेशा से ही जियान चैन के प्रति थॉट रखता था। मगर जब से जियान चैन विंग को छोड़कर गया, तब से उसने अपनी वो इच्छा, अपनी वो भावनाएं पूरी तरह मार चुका था। वो अब कोई भी गलत थॉट अपने माइंड में नहीं लाता था। मगर आज जब वांगजी ने विंग के हाथ में अपना लिटिल लैन टच करवाया और ऊपर से विंग ने ड्रग्स भी लिया है, इसलिए वो चाहकर भी वांगजी के टच को फील करने से डिनाइट नहीं कर पा रहा है। मगर फिर भी वो बाहरी मन से कहता है, नहीं, उसे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। मगर वांगजी जान गया था कि विंग को कुछ फील हो रहा है, इसलिए वांगजी कहता है, क्या सच में तुम्हें कुछ भी फील नहीं हो रहा है? विंग अपनी आंखों को भींचते हुए और हल्की हल्की सी गहरी सांस से लेते हुए कहता है, नहीं, कुछ भी फील नहीं हो रहा है। वांगजी कहता है, क्या सच में? और अब वांगजी हल्के हल्के हाथों की मूवमेंट चालू कर देता है और अब तो विंग को खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है और वो हल्की सी मौन कर देता है। ये सुनकर तो वांगजी विंग के ईयर के पास आता है और विंग से कहता है, अच्छा, अगर तुम्हें कुछ भी फील नहीं हो रहा है तो ये तुम्हारी मॉर्निंग क्यों निकल रही है? तुम्हारी ये ब्रीथ इतनी हैवी क्यों हो रही है? और तुम्हारा ये लिटिल रैबिट? ये कहते हुए विंग उसके लिप्स पर अपना लिप्स रखकर उसे चुप करा देता है
और ड्रग्स का असर और ज़्यादा हो चुका था, इसलिए विंग बिना मर्जी दिखाए वांग जी को बहुत ही ज़्यादा हॉट पैशनेट किस करने लगता है। और अब वांग जी भी खुद को कंट्रोल नहीं करता और वो भी विंग को किस बैक करने लगता है। इधर विंग वांग जी के लिप्स को छोड़कर कहता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है, मगर अब मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। और वो वांग जी को फुल पैशनेट तरीके से किस करता है, यहाँ तक कि वांग जी की टंग को अपने माउथ में लेकर और अपने टंग को वांग जी के माउथ में डालकर पूरे माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। वहीं वांग जी भी विंग का पूरा साथ दे रहा था। और अब विंग वांग जी के नेक पर किस करना चालू कर देता है और फिर उसे वहाँ पर लिक करता, सक करता और साथ ही बाइट करता। और फिर धीरे धीरे वांग जी की पूरी फ्रंट बॉडी पर, यहाँ तक कि बैक पर भी उसे लिक, सक और बाइट कर रहा था। और अब विंग धीरे धीरे अपने नीज के बल बैठ जाता है और वांग जी के लिटिल लायन को माउथ में ले लेता है और अच्छे से उसे लिक कर रहा था, सक कर रहा था। और अब वांग जी भी विंग के माउथ में अपने आप को मूव करने लगा। विंग भी वांग जी को गले में काफ़ी अंदर तक फील कर रहा था, साथ ही मौन कर रहा था। ये देखकर अब वांग जी को बर्दाश्त नहीं होता और अब वो विंग को अपनी गोद में होल्ड करता है और उसे वॉशरूम से बाहर लाकर बेड पर फेंक देता है। और अब वांग जी भी वैसा ही करता है जैसे विंग ने किया। और अब वांग जी विंग को रिपीट करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। इस वजह से विंग को काफ़ी पेन हो रहा था, मगर वो फिर भी वांग जी को अपने अंदर फील करना चाहता था। और फिर वहीं बड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार हमारे वांग जी ने विंग पर विजय प्राप्त कर ही ली। और अब वांग जी का लिटिल लायन पूरी तरह विंग के अंदर समा चुका था। हालांकि विंग काफ़ी चीखा भी था, चिल्लाया भी था, मगर फिर भी उसने वांग जी को पूरा सपोर्ट किया। और अब हम दोनों ही आगे के प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं। और इस बीच रूम नंबर 206 से कहो या रूम नंबर 209, वहाँ से अब केवल विंग की मॉर्निंग साउंड और वांग जी की क्रोलिंग साउंड ही आ रही थी। और अब इसी तरह वो पूरी रात एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब करीब दोपहर के 12 बजे विंग का मोबाइल रिंग करता है, जिसकी आवाज़ सुनकर हमारे विंग और वांग जी दोनों की ही नींद टूट जाती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक होकर पूछते हैं, आप? विंग कहता है, हाँ मैं। विंग कहता है, पर मैं यहाँ कैसे? और वो उठने की कोशिश करता है, मगर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। विंग जैसे तैसे बैठता है और फिर अपनी बॉडी को देखता है और एकदम पैनिक करते हुए कहता है, नो, मैं ये नहीं कर सकता, नो, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। और वो बहुत पैनिक करने लगता है। ये देखते हुए वांग जी कहता है, हे, संभालो अपने आप को और तुम इसकी टेंशन मत करो, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, और वैसे भी ये सब तो नॉर्मल है। तभी विंग कहता है, यू शट अप, ये सब तुम जैसे लोगों के लिए नॉर्मल हो सकता है, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं मैरिड हूँ, मेरा हस्बैंड है, उसे पता चलेगा कि मैंने किसी स्ट्रेंजर के साथ में ये सब किया है तो नहीं नहीं। और वो उस ब्लैंकेट को लेकर वॉशरूम में चला जाता है। इधर वांग जी जब सुनता है कि वो पर्सन जिसे वांग जी पसंद करता है वो मैरिड है, तो उसके पूरे तन बदन में आग लग जाती है।